नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने शुक्रवार को दहेज उत्पीड़न के मामलों में आईपीसी की धारा 498 में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 2017 में दिए गए फैसले में संशोधन करते हुए आदेश दिया कि दहेज मामलों की शिकायत की जांच के लिए परिवार कल्याण समिति की जरूरत नहीं है। पुलिस को जरूरी लगे तो वो आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। हर राज्य के डीजीपी इस मुद्दे पर पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों में जागरूकता लाएं और उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो नियम दिया है वो है क्या। साथ ही कोर्ट ऐसे मामलों के आरोपी के लिए उसने अग्रिम जमानत का विकल्प भी खुला रखा है। तो समझेंगे कि जो मांग हो रही थी और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो मूल कानून है, असल में क्या वो दहेज के मसलों में पीड़ित पक्ष के जो सेफगार्ड थे उनको बरकरार रखता है या उसमें क्या बदलाव किया गया है, इसका असर क्या होगा। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। सत्यप्रकाश, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से। सत्या, स्वागत है आपका। पीके मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार। सर, स्वागत है। दीपिका नारायण हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दीपिका, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गीता लूथरा, वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैम, आप स्वागत है बहुत बहुत। शुरुआत मैम आपसे ही करना चाहूँगा। 2017 में जब एक फैसला आया और जिस बिना पर या जिन दलीलों के आधार पर अब दोबारा से जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद पहले की स्थिति से अब में कितना बदलाव, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2017 का फैसला था उसको तामील नहीं किया था किसी भी स्टेट ने। तो प्रिंसिपल में जो पुराना कानून था या जो कानून या लॉ 2017 के पहले था वो ही बरकरार था, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आया था। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जहाँ तक कि ये कहता है कि एक एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हो सकती, आप एक कमिटी नहीं बिठा सकते, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप एक थर्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दें तो उसमें कुछ कानून में खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 2017 में इसलिए दिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत से केस ऐसे आ रहे हैं जहां के 498A का दुरुपयोग हो रहा है। तो जब भी कोर्ट्स को ये लगता है तो वो कोई ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। उसी में एक अरनेश कुमार की जजमेंट है जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो ये 498A के दुरुपयोग में ब्रेक लगाने की एक चेष्टा थी, पर क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक अथॉरिटी सेटअप कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नहीं हो सकता। बीच में एक कमेटी फैसला नहीं कर सकती, वो फैसला करके ये डिसाइड करे कि हाँ समझौता हो गया है और केस को बंद किया जाए, तो वो कोई कोर्ट तो है नहीं कि वो फैसला कर सकते हैं। ना वो लेजिस्लेचर है, ना वो पार्लियामेंट है, ना वो जुडिशरी है, ना कोर्ट का बेंच है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, केस को रजिस्टर करना और इन्वेस्टिगेट करना। और एक एक्स्ट्रा लीगल बॉडी अभी भी है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल जो है वो केवल पुलिस के दायरे में नहीं काम करती, वो सेटलमेंट की कोशिश करती है, काउंसलर को रेफर करती है, ये सब भी करती है। और इन वन सेंस हम कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी एक ब्रेक तो है ही 498A के रास्ते में। और सत्या, जिस तरीके से डिमांड हो रही थी और जो बात मेन जो मैं कहूँ जो प्ली थी शायद कि जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है और वो जो शख्स जिसकी गिरफ्तारी होती है उनके मौलिक अधिकार या जो संविधान में दिए उनके वो है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। और अब आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो उसे कितना आगे ले जाते देखे हैं या जो उनकी मांग थी वो उससे कितना दूर देखता है फैसला? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 भाग हैं।
एक जो पहला जो फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई गई थी हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा कहें कि लीगल वॉलंटियर्स और कुछ ऑफिसर्स, उनकी पत्नियां और इस तरह के लोगों को, 3 लोगों की कमेटी बननी थी जो हर इस तरह के कंप्लेंट की एक तरह से करे कि प्रारंभिक जांच करके मजिस्ट्रेट या पुलिस को रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती थी। तो प्री अरेस्ट एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया था, जिसमें कि ये एक एक्स्ट्रा स्टैचुटरी बॉडी थी, चूँकि स्टैचुटरी फ्रेमवर्क जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है यहाँ पे, और उसके बियॉन्ड जाके ये व्यवस्था की थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए आर्टिकल 142 में। तो इसको अभी 3 जजेस की खंडपीठ ने कहा कि भाई ये गलत है, क्योंकि ये स्टैचुटरी फ्रेमवर्क के बाहर का काम है। एक तो ये था। दूसरा, तो इसको उन्होंने पूरे तौर पे कहा है कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा, कुछ जो डायरेक्शंस थे उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है, कुछ को उन्होंने रिटेन किया है। जैसे कि जो रेड कॉर्नर अलर्ट इशू करने की बात है, जो अगर कोई रिलेटिव है हस्बैंड का जिसके खिलाफ कंप्लेंट में उसका नाम है, तो उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, अलर्ट नोटिस का हो, या फिर क्लबिंग ऑफ केसेस, जैसे एक ही परिवार के 10 लोगों के खिलाफ 10 तरह के मामले हैं, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड सारे मामले उनको क्लब करके एक जगह सुनवाई हो, या फिर जो ऐसे मामले हैं जहाँ पे कि कहें कि बेल की बात हो, अगर बेल के लिए किसी ने आवेदन दिया है और प्रोसिक्यूशन को एक दिन पहले एडवांस में नोटिस दे दिया गया है, उसकी कॉपी दे दी गई है, तो कोर्ट ने कहा था पिछले साल कि उसकी सुनवाई अगर हो तो एक जिस दिन आए सुनवाई पे उसी दिन आप ख़त्म करके फैसला दे दीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे आदेश हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहें डिस्टर्ब नहीं किया है। मॉडिफिकेशन का है, एक तो जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है उसको पूरे तौर पे हटा दिया है क्योंकि ये स्टैचुटरी फ्रेमवर्क के बाहर है। कुछ आदेशों का एक तरह से मॉडिफाई किया है, जैसे कुछ में कहा है कि जैसे आप कब ये सब फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ किया कि सेक्शन 482 में CRPC में हाई कोर्ट्स को पावर है कि ये सेटल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि ये मामला सेटल होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कमेटी नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहें कि संतुलन लाने की कोशिश की है। सिर्फ ये, चूँकि एक चीज़ साफ है, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है और कमेटी ऑन पिटिशंस है राज्यसभा की, उसकी रिपोर्ट है, और आम तौर पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट में गए हैं और बाकी जगह, उससे साफ है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि अभी भी दहेज के लिए महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं और कईयों की हत्या भी की जा रही है। तो ये बीच का बिंदु कहाँ हो, जो सबसे जो कहें कि चिंता का विषय ये है कि ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया, और इसका दुरुपयोग जब होता है तो पति के की बहनें, खासकर अविवाहित बहनें, या वो बहन जिसकी शादी हो चुकी है, वो कहीं हो सकता है अमेरिका या कनाडा में हो या कहीं बाहर हो, उन सब का उसमें नाम दे दिया जाता है और उन सब को एक तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। ये अब बीच का रास्ता क्या हो सकता है और कैसे आप कानून की ज़रूरत भी है और कैसे उसका दुरुपयोग नहीं हो, तो कोर्ट के सामने एक तरह से जटिल रास्ता था। उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जहाँ पे मेरी एक तरह से आपत्ति है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बड़े आराम से कह दिया कि ये बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है। मैं आपको दर्जनों ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी, छोड़ दीजिए, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दोनों, इससे बाहर जाके कमिटीज़ बनाई हैं। फॉरेस्ट बेंच के साथ एक CEC का सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी परमानेंटली काम करती है, सीलिंग से रिलेटेड उन सारे मामलों को देखती है। इस तरह के कई मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमिटीज बना रखी हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का बहुत बड़ा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के हाथ आ गया। आप करें कि पुराने अपने ही आदेशों से अलग इसे नहीं, मैं इसका स्वागत करूंगा इस ख्याल से कि सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, एक तरह से जुडिशियल डिसिप्लिन की बात है कि जो दायरा तय किया गया है कानून में उसके तहत काम करने की बात हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर ये दायरा आप एक केस में कह रहे हैं तो बाकी इससे भी सीरियस मामले हो सकते हैं जहां ये डिसिप्लिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को उनको खुद इसका पालन करना चाहिए। ये आई वुड एक्सपेक्ट देम टू फॉलो दैट। मल्होत्रा सर, क्योंकि इससे जब ये कानून लाया गया, एक बड़ी मांग राज्यों की ओर से, महिलाओं की ओर से हुआ करती थी, जिसमें उनके हितों के संरक्षण और सुविधा, उनके हक के लेकर सरकारों ने, तत्कालीन सरकारों ने इस कानून को बनाया, रूल फ्रेम किए गए। लेकिन बार बार जो तत्कालीन गिरफ्तारी बिना उसकी
उसकी जांच किए, इसको लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं कई सारे कानूनों में। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और जिससे पहले रिकमेंडेशंस थी लॉ कमीशंस की अलग अलग, क्योंकि आप उनमें रहे हैं, कैसे से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वाकई क्या कोई रास्ता दिया है, या फिर जैसे सत्या कह रहे हैं कि एक मध्य मार्ग चुनने की कोशिश उसकी तरफ बढ़ता दिखा है ये संशोधित आदेश? कविंद्र जी, मैंने गीता लिथरा जी का और सत्या जी के दोनों के विचार बड़े ध्यान से सुने, और मैं सत्या जी के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। जो एनालिसिस उन्होंने दिया है मैं उसको पूरी तरह से एंडोर्स करता हूं। हमें ये देखना चाहिए कि ये स्पेशल प्रावधान सेक्शन 498 ए जो आईपीसी में 1983 में अमेंडमेंट करके लाया गया, उसका एक बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड ये है कि दहेज के लिए जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था तो ये कहा गया कि उसके लिए एक स्पेशल प्रावधान की जरूरत है। इसलिए ये कहा गया कि इसमें 3 साल तक की सजा होगी, ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। इसके जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो ये देखा गया कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, क्योंकि जिनके फेवर के लिए ये कानून बनाया गया उसमें से एक सेक्शन ऐसा है जो इसका बहुत अधिक दुरुपयोग कर रहा है। और ये दुरुपयोग की जो बात कही गई, ये सिर्फ हवा में बात नहीं थी, उसके लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा अवेलेबल था, लॉ कमीशन की रिपोर्ट अवेलेबल है, मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशंस अवेलेबल हैं और राज्यसभा कमेटी की रिकमेंडेशन अवेलेबल हैं। जो 2017 में जजमेंट आया, उस जजमेंट में ये जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया और जिसमें एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर ले डाउन किया गया फैमिली वेलफेयर कमेटी का, उसका कारण एक ही था कि जब ये सारी बातें कही गई, और इसके एडिशन में मैं एक और बात कहना चाहूँगा, उस समय जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपीयर हो रहे थे, अगर आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो उन्होंने भी ये कहा कि इस कानून का एक पर्टिकुलर सेक्शन द्वारा बहुत अधिक दुरुपयोग हो रहा है और उस दुरुपयोग को कंट्रोल करने के लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है। इसलिए नवंबर 2017 में जो राजेश शर्मा का केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक एक्स्ट्रा लीगल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। और इसका मैं उदाहरण इसलिए भी देना चाहूँगा कि ये शायद इस तरह का जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है, मैं समझता हूँ ये उसके पैरेलल जाएगा, जैसा कि हमने सिविल डिस्प्यूट्स के लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन के प्रावधान डाले हैं। इसी तरह जहां एक क्रिमिनल कंप्लेंट होती है और क्रिमिनल से ज्यादा ये एक सोशल और फैमिली रिलेटेड मैटर अधिक होता है, तो एक ऐसा सोचा गया कि अगर इस तरह की कमेटी होगी और अगर सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए क्रिमिनल कार्रवाई ना की जाए। उसके लिए 2 बेंचेस के जो पीठ थी उसने अपना ये फैसला दिया और ये गाइडलाइन ले डाउन की। अब उसको रिव्यू करने के लिए, उसको रादर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पिटीशन फाइल किया गया कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में क्या प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक पिटीशन तो ये था और 2 और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, एक आर्टिकल 32 में था और एक सिविल अपील थी जिसमें कुछ इसी से रिलेटेड और मुद्दे उठाए गए। और अब जो 3 जजेस का बेंच है, जब उसने उन पिटीशंस को एडमिट किया, एडमिट करते हुए नवंबर 2017 में ही अपना एक व्यू एक्सप्रेस कर दिया कि 2 जजेस का बेंच का जो डिसीजन था और जिसमें यह कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई वो गलत है और हम उसको रिव्यू करेंगे। और आज जो जजमेंट आया है वही जो इंटरिम ऑर्डर उस दिन उन्होंने पास किया उसके कंटिन्यूएशन में है। मैं सत्या जी के विचार से एक और भी सहमत हूं और ये कहना चाहूंगा कि ये इस तरह का जो जजमेंट का रिव्यू करना है जल्दी जल्दी, ये मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के दायरे में नहीं आता है। बेसिकली संशोधन करके ये 3 जजेस की न्यायपीठ ने 2 जजेस के न्यायपीठ के डिसीजन को रिव्यू किया है। ओके सर, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिकल 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू करने की पावर है, लेकिन क्या रिव्यू करने के ग्राउंड जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ले डाउन किए हैं, क्या वो ग्राउंड इस पर्टिकुलर केस में बनते थे? जी, ये तो जो मॉडिफिकेशन किया गया है, मैं समझता हूं अब क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मान्य होगा। और उसका कारण भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कारण ये दिया है क्योंकि ये कोई स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं बनाया गया था। जो लेजिस्लेशन है वो आईपीसी में अमेंडमेंट करके ही एक प्रोविजन डाला गया और आईपीसी के लिए जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो सीआरपीसी में गवर्न होते हैं। और सीआरपीसी में अरेस्ट का जो प्रावधान है,
अगर 7 साल के कम की सजा है तो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करते हुए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, वो सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी है, उसमें ऑलरेडी लेड डाउन है। क्योंकि उसमें ये प्रोसीजर लेड डाउन है, इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमेटी जो बनाई गई है शायद उसकी आवश्यकता नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का, न्यायाधीशों का फैसला है, उसका मेन आधार यही लगता है, क्योंकि ये स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं था, ये लेजिस्लेशन आईपीसी के अंदर ही है, और आईपीसी के ऑफेंसेस के लिए आपके पास प्रोसीजर जो सीआरपीसी का है वो सफिशिएंट प्रोसीजर है। तो इसलिए उन्होंने मॉडिफिकेशन सिर्फ इतना ही किया है जो एक एडिशनल बॉडी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के न्यायपीठ ने बनाई थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ओके, मैं अगले उस पर आता हूं, क्योंकि जिस तरीके की चर्चा हुई है, और दीपिका मैं समझना चाहूंगा कि विरोध आखिर गिरफ्तारी को लेकर क्यों इतना ज्यादा? दुरुपयोग के मामले हैं, जैसे कि मल्होत्रा साहब ने कहा, अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के पास उनका ये कहना है कि इकलौता ये हथियार था जिसके चलते एक सुरक्षा, एक ढाल उनको मिली हुई थी। देखिए कविंद्र जी, मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि जो प्रोटेस्ट राजेश शर्मा जजमेंट का हुआ वो बेसिकली विमेन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हुआ। उन्होंने बोला कि एक ही प्रोटेक्टिव मेजर था, उसी को ले लिया गया, जबकि ऐसा नहीं था। राजेश शर्मा जजमेंट में बाकायदा ये लिखा गया था कि जहाँ पे विजिबल फिजिकल इंजरीज हैं वहाँ पे गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। तो 498A जो है वो फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी को क्रिमिनलाइज करता है। तो वो जो राजेश शर्मा वाली जजमेंट थी उसमें ऐसा नहीं था कि अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा शारीरिक हिंसा है तो उसमें भी अरेस्ट नहीं होगा या उसको भी 1 महीने पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी में जाना होगा। जैसा सबने यहाँ पर बोला कि एक ये फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, और जैसा कि गीता जी ने भी बोला कि विमेन सेल्स में भी ऑलरेडी एक काउंसलिंग होती थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डीजीपीज़ को गाइडलाइंस जाएं कि अरेस्ट के मैकेनिज्म्स वो आप अच्छी तरह से समझ के और अरेस्ट कीजिए। 2014 में जब अरनेश कुमार की जजमेंट आई थी, उसके बाद 2015 में अरेस्ट्स में कितना फ़र्क पड़ा? सिर्फ 15 या 16 हज़ार लोगों की अरेस्ट में फ़र्क पड़ा था। उससे ज़्यादा 2,19,000 लोग 498A अकेले में अरेस्ट हुए थे, और 2015 के आंकड़े कुछ 1,98,000 थे। सबसे ज़्यादा अरेस्ट होते हैं इस लॉ में, सबसे कम कन्विक्शन रेट है, और जैसा कि सबने यहाँ पे बोला, बहुत सारी कमिटीज़ हैं जो कि मिसयूज़ पे वो बात करती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर किसी इंसान की गलती का प्रिमा फेसी आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सब्जेक्टिव एलिगेशंस हैं, वर्बल एलिगेशंस हैं, कोई मेडिकल आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो कहाँ तक जस्टिफाइड है कि आप उस इंसान को, सिर्फ उस इंसान को नहीं, उसकी बहनों को, उसकी माँओं को, उसकी चाची, दादी, मामी, सबको आप उठा के जो है जेल में डाल दें? महिलाएं भी इस कानून में बहुत ज़्यादा अरेस्ट हुई हैं, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा मौका था। 498A के मिसयूज़ के ऊपर बहुत सालों से ये डिस्कशंस होती आ रही हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें खासकर मैंने उन लोगों की कहानी दिखाई है जिन्होंने इस तरह की प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर ली। लेकिन सवाल ये कि अब आगे क्या? क्योंकि गीता जी, सवाल है कि जिस तरीके से कोर्ट ने, और जो लैप्सेस की बात है उसमें जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो उन्होंने जिक्र किया कि ये काम संसद का है कि वो किसका मिसयूज़ या फिर कहाँ पर लैप्सेस हैं उनको देखा जाए। आगे क्या, और रास्ता क्या अब फिर एक बार फिर संसद की चौखट पर वहाँ पर तय होगा या होना चाहिए? देखिए, ये एक्चुअली एक सेंस में एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, जहाँ विमेन ग्रुप, इसमें लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया इसको अवेलेबल बना दो, पर विमेन्स ग्रुप उसको नहीं होने देंगी। और आप एक और बात देखिए, जो सेशंस ट्रायल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको अब्यूज़ का पता लगता है, क्योंकि वो रोज़ के रोज़ देखते हैं कि केसेस में क्या झूठे केस बन रहे हैं, क्या सच्चे केस बन रहे हैं। ये नहीं कि सच्चे केस नहीं है, देयर आर जेन्युइन हॉरिबल केसेस वेयर 498A should be applied, but they are 10%। तो आप ये देखिए कि ये मैजिस्ट्रेट देखता है कि ये केस झूठा बन रहा है, मैजिस्ट्रेट देख रहा है रोज़ के रोज़ कि ये पुरुष, स्त्री, कोई भी आ रहा है, फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं पैसे की खातिर, एक्सटॉर्शन की खातिर, गुस्से की खातिर, क्योंकि उस आदमी का अफेयर है इसलिए वो झूठा केस, मतलब बहुत रीजंस हैं, एंग्विश है, पेन है, चाइल्ड कस्टडी है, पर तुम 498A बना दोगे तो बहुत रीजंस हैं जिसको 498A में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखता, उनको ये दिखता है कि हमारी औरतें
अभी भी अनइक्वल हैं। उनको ये दिखता है कि हमारी गर्ल्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उनको दिख रहे हैं ये सिचुएशन कि विमेन आर अनइक्वल। अगर हम उनके हाथ में एक हथियार दे रहे हैं टू गेट अफर्मेटिव इक्वालिटी, तो उसको हमें निकालना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली ये एक बैलेंस है। अगर जिनके हाथ में 498A हो और वो उसका दुरुपयोग नहीं करें, खाली जेन्युइन केसेस, कुछ झूठे केस तो होंगे पर झूठे 80% नहीं होने चाहिए, 70% नहीं होने चाहिए, सो दैट वो जो बेचारे 30% या 40% जेन्युइन केसेस हैं वो भी उसके नीचे बेचारे दब जाते हैं। ओके। और सत्या, जिस तरीके से बात कही गई और जो कहा दीपिका ने कि जिस तरह से यूज़ हुआ, मिसयूज़ हुआ, लेकिन क्या इस मिसयूज़ के आंकड़ों के चलते अगर मैं कहूँ 10 या 15 या 20% मामले भी सही हैं, तो उनके अधिकार या उनके हक या उनके फैसलों को लेकर इसका उसमें असर पड़ सकता था अगर इसे बदला जाए या बदलने की जो मांग उसको स्वीकार किया जाए? देखिए, फंडामेंटल राइट्स किसी का भी हो वो महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आर्टिकल 21 की बात करें, किसी को जेल में डाला जा रहा है तो उसका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए ये समस्या गंभीर है। मैं जो चीज़ देख पा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से, जैसे अमेरिका में आप देखते हैं कि देयर आर कंजर्वेटिव जजेस एंड देयर आर लिबरल प्रोग्रेसिव जजेस, तो इस तरह का डिवीज़न मैं सुप्रीम कोर्ट में भी देख सकता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ उनको देखता हूँ और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, ख़ास तरह के जजेस, ख़ास एक तरह से कहें कि लाइन पे फैसले आते हैं, तो यू कैन, आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो बिहेवियर है सुप्रीम कोर्ट का और जो इशू बेस्ड जो आप एनालिसिस करें कि किस तरह के इशूज़ पे किस तरह के फैसले आ रहे हैं, किन जजेस से आ रहे हैं, तो एक तरह की डाइकोटमी है जो सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच में है। कुछ कंजर्वेटिव जजेस हैं जिनको सोशल रियलिटी के वो ज़्यादा करीब हैं, कुछ ऐसे जजेस हैं जो एकेडमिक डिस्कोर्स है इक्वालिटी का उसके ज़्यादा क्लोज हैं और वो उन सोसाइटी की जो रियलिटी है उससे थोड़ा कटे हुए हैं। मैं इसके लिए उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है उनको देखने के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बीच का रास्ता हो सकता है और जो रास्ता निकाला गया है इससे भी बेहतर रास्ता हो सकता है। जो दिक्कत है वो ये है कि हम हर समस्या का समाधान जुडिशरी में खोजते हैं और वी ट्राई टू सीक लीगल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की समस्या है, विधि आयोग की रिपोर्ट है, राज्यसभा कमेटी ऑन पिटिशंस की रिपोर्ट है, मल्होत्रा साहब ने कहा कि मालिमत कमेटी की रिपोर्ट है और भी तरह की जो स्टडीज़ हैं अलग अलग जगह से वो अवेलेबल है। अगर ये समस्या है तो संसद क्यों नहीं कर सकती है कुछ, एक रियलिस्टिक असेसमेंट करके इसमें कहाँ क्या हो सकता है, इसके लिए एक प्रॉपर डिस्कोर्स हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जा सकती है और भी बेहतर स्टडी की जा सकती है केसेस के को एनालाइज करके, उसमें जो वुमेंस ग्रुप हैं उनको भी शामिल, क्योंकि हम किसी एक ग्रुप या के खिलाफ या फेवर में नहीं है। हम लॉ को अगर सोशल चेंज के एक टूल के रूप में यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो टूल कितना इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि दहेज एक समस्या है, इस समस्या का निवारण होना चाहिए। उसके लिए एक कानून लाया गया, एक ख़ास कानून लाया गया, आईपीसी में परिवर्तन किया गया। अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है और उसी समुदाय के उसी वर्ग महिलाओं के खिलाफ ही बड़े पैमाने पर अगर दुरुपयोग हो रहा है तो इसको चेक किया जाना चाहिए। प्राइमरीली ये संसद की जिम्मेदारी बनती है। दुख की बात है कि हर चीज़ के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो उनके पास जो लीगल पैरामीटर्स हैं, सीमित विकल्प आप वो करें, सीमित है। वो इसके लिए बहुत लंबी बहस या बहुत बड़ा विचार विमर्श नहीं होगा। जो कोर्ट के सामने जो पार्टी आई है और उसके जो वकील आए हैं, उनकी जितनी बुद्धिमत्ता है, जितनी समाज की समझ है, जितनी कानून की समझ है, उसके हिसाब से उनके सामने रखेंगे। जजेज की भी कानून की समझ सबसे अच्छी हो सकती है, लेकिन समाज की समझ अलग अलग जजेस की अलग अलग लेवल की होगी। इसके लिए बेहतर होगा कि ये चीज़ें संसद में जनप्रतिनिधि लोग इन चीज़ों को उठाएं और वो समस्या, उस तरह से समस्या का जो समाधान होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा स्थायी होगा। मल्होत्रा सर, एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा आपका कि जिस तरीके के मैं कहूँ कि आज जो पोजीशनिंग है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्या ये एक बेहतर विकल्प है, ये एक मुफीद है, या फिर जो सत्या कह रहे हैं कि हमें एक बेहतर विकल्प, बेहतर रास्ते के लिए संसद को इसमें एक्टिव होना पड़ेगा, वहां पर एक बेहद अहम चर्चा के साथ हमें आगे के विकल्प और रास्ते को अख्तियार करने की जरूरत है, ना कि हमें बार बार कोर्ट के दरवाजे की तरफ।
कविंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ समय से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो उच्चतम न्यायालय है उसका एक बहुत लिबरल अप्रोच हो गया है कि जब उसके सामने कोई पिटीशन आती है और कोई पुरानी जजमेंट में किसी इशू को लेकर के उसको रिव्यू के लिए डाला जाता है तो शायद वो रिव्यू कंसिडर करने में थोड़ी हमारी सुप्रीम कोर्ट लिबरल हो गई है। और जो सत्या जी ने बात कही कि अगर पुरानी वाली जजमेंट जो थी दो जजों की न्यायपीठ की, अगर उस पर कोई रिकंसिडरेशन की जरूरत थी तो उसके लिए प्रॉपर जगह जो थी वो पार्लियामेंट थी। पार्लियामेंट में उस पर विचार हो करके कानून में संशोधन किया जा सकता था। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि अगर महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक विशेष कानून बनाया गया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होना चाहिए और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी और समय सीमा के अंदर सजा मिलनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जो समस्या हम डील कर रहे हैं वो ये हो रही है कि जब उसको लागू करने वाले लोग हैं, जो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं, वो कानून के प्रावधानों का उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं जैसा कि कानून बनाने वालों ने उसके बारे में सोचा। समस्या वहीं आती है और उनको चेक करने के लिए इस तरह की डायरेक्शंस इशू करने की जरूरत पड़ती है। जो पहली डायरेक्शन की इशू की गई, 3 जजेस के न्यायपीठ ने यह सोचा कि प्रोबेबली उस डायरेक्शन में मॉडिफिकेशन की जरूरत है और जो आउटसाइड एक कमेटी बनाई गई है उसकी एग्जिस्टिंग जो हमारा सिस्टम है उसकी आवश्यकता नहीं है। टू दैट एक्सटेंट जो पुरानी वाली जजमेंट उसको मॉडिफाई कर दिया गया और मैं समझता हूं इस पे फिर हो सकता है कि इसके बाद एक और नई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आ जाए कि ये कहा जाए कि ये भी जो डायरेक्शन दिया गया है इसके इम्प्लीमेंटेशन भी कहीं ना कहीं दुविधा आ रही है, तो क्या इसको फिर से इसी तरीके से रिव्यू किया जाएगा, ये विचार का विषय है। दीपिका, बहुत संक्षेप में एक जो और सुझाव या मैं आदेश कहूँ सीधे तौर पर कि डीजीपीज पुलिस कर्मियों को बताएं कि कब गिरफ्तारी करनी है, कैसे करनी है, ये सिस्टम को ठीक कर पाएगा, चेंज कर पाएगा जो ज़मीन पर मुश्किल थी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस तरह के इंस्ट्रक्शंस अरनेश कुमार जजमेंट में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। वहाँ पे तो ये भी लिखा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर पुलिस या मैजिस्ट्रेट अवॉइड करते हैं उस गाइडलाइन को। लेकिन जैसा मैंने बोला कि आंकड़ों ने वो नहीं दिखाया, तो मैं तो अब यही बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है अब दोबारा से चीज़ें स्क्वायर वन में आ जाएंगी। मैं बहुत सारे ऐसे पुरुषों के साथ काम करती हूँ जो इस मिसयूज़ के खिलाफ काम करते हैं, तो वो दोबारा से सड़कों पे आएंगे, अब दोबारा से प्रोटेस्ट होंगे। 498 का मिसयूज़, मुझे लगता है अरेस्ट के माफिक दोबारा से वैसे ही अरेस्ट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने ये बताना शुरू कर दिया है कि तुरंत गिरफ्तारी होगी, तुरंत गिरफ्तारी होगी, तुरंत गिरफ्तारी होगी। छोटे तबके के लोगों को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या राइट्स दिए हुए हैं, तो पुलिस अपने राइट्स अब मिसयूज करेगी दोबारा से और वैसे ही इनोसेंस का अरेस्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा। तुरंत गिरफ्तारी की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल पावर टू अरेस्ट एंड जस्टिफिकेशन फॉर अरेस्ट, दोनों दो चीजें। लेकिन न्यूज़ प्लेटफॉर्म ये बता रहे हैं कि इस जजमेंट ने ये बोल दिया कि तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए, वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। आपको सेक्शन 41 और सेक्शन 41A सीआरपीसी के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करना होगा और अरनेश कुमार के जजमेंट को फॉलो करना होगा। बिल्कुल, और ये साफ कर दिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि बिना किसी जांच के, ये अधिकार पहले भी जो आईपीसी की धाराओं में पुलिस के पास था वो उसके पास रहेगा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए। और अब बात दर्शकों की। हमने कार्यक्रम दिखाया था नई अनाज खरीद नीति को लेकर 13 सितंबर को। आशीष प्रभाकर लिखते हैं कि नई अनाज खरीद नीति वास्तव में एक सराहनीय कदम है, परंतु उसका व्यावहारिक स्तर पर क्रियान्वयन उचित तरीके से हो, इसके लिए राज्य सरकारों को आगे आना होगा और तभी जमीनी स्तर पर होने वाली छोटी छोटी समस्याओं से निपटारा हो पाएगा और योजना अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सार्थक सिद्ध होगी। नेहा वर्मा लिखती हैं कि केंद्र सरकार की नई खरीद नीति किसानों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है और इस नीति को पीएम की आशा नाम दिया गया। ये कदम किसानों की 2022 तक आमदनी को दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने में एक सराहनीय कदम हो सकती है। और राजसभा टीवी का धन्यवाद। आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें लिखते रहिए। साथ ही हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।